दोस्तों, स्वागत है आप सबका PYQ एकेडमी में। फ्रेंड्स, हम लोग अपने चैनल पर सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जो कि हाल ही में सीटेट का एग्जाम हुआ था दिसंबर 2022 और जनवरी 2023 का। और हमारा जो आज का सेशन होगा यह 18 जनवरी का पेपर है। 18 जनवरी का EVS का पेपर होगा। EVS के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने EVS के 15 प्रश्नों को सॉल्व करा दिया है। बाकी के 15 प्रश्न रह गए थे, उसे आज हम लोग सॉल्व करेंगे आज के सेशन में। फ्रेंड्स, अगर पिछला वीडियो आप देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाके देख सकते हैं। और आप सीटेट या फिर किसी भी टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ जाए। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। सीटेट में EVS से पूरे 30 प्रश्न आते हैं। इन्हीं 30 प्रश्नों में से 15 प्रश्नों को हमने सॉल्व करा दिया था पिछले वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बाकी के रह गए 15 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप सभी को हमारा ये सेशन पसंद आएगा तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कक्षा 3 से 5 के लिए पर्यावरण अध्ययन में प्रकरण आधारित दृष्टिकोण के स्थान पर विषयगत थीम आधारित दृष्टिकोण का उपयोग निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति के कारण किया गया है। तो यहाँ कह रहा है कि कक्षा 3 से 5 में जो पर्यावरण अध्ययन का प्रकरण दिया गया है, यह दृष्टिकोण के स्थान पर विषयगत, यानी कि जो थीम दिए गए हैं पर्यावरण से जुड़े, जो 6 मुख्य थीम हैं हमारे, इन्हीं 6 थीमों को दृष्टिकोण मानकर इसका ही उपयोग पर्यावरण के अध्ययन में किया जा रहा है। तो इसकी प्रकृति का क्या कारण है? 6 थीमों की प्रकृति का क्या कारण है? ऑप्शन है अंतरा अनुशासनात्मक, अनुशासनात्मक, अंतर अनुशासनात्मक या फिर पार अनुशासनात्मक। ऑप्शन होगा वह ऑप्शन नंबर 3 होगा, अंतर अनुशासनात्मक। ऑप्शन नंबर C सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, योगात्मक आकलन। योगात्मक आकलन क्या है पूछ रहा है क्वेश्चन में। ऑप्शन है विद्यार्थियों की प्रगति के प्रति निरंतर अनुवीक्षण है, शिक्षण अधिगम में परिवर्तन करने हेतु प्रतिपुष्टि मुहैया कराने के लिए होता है, विद्यार्थियों को पास अथवा फेल करने के लिए मार्गदर्शक माना जाता है, अथवा विद्यार्थियों के अधिगम में कमी की पहचान करने में तथा उन्हें ठीक करने के लिए होता है। तो योगात्मक क्या होता है? कौन सा ऑप्शन इसमें से राइट है? यहाँ जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 सही है। विद्यार्थियों को पास अथवा फेल करने के लिए मार्गदर्शक माना जाता है योगात्मक आकलन को। ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5 की कहानी सपेरों की पाठ दिया गया है, जिसमें सपेरे जंगल से जड़ी बूटी इकट्ठी करते हैं और उनसे दवाइयाँ बनाते हैं। वे सूखी लौकी से बनाई जाने वाली बीन बजाते हैं। सांप खेतों में चूहों को खाते हैं, नहीं तो वे फसलों को खाएंगे। तो यह सभी तथ्य निम्नलिखित में से किसे सूचित करते हैं? तो इन सभी तथ्यों का क्या सूचित किया जा रहा है, तथ्यों के माध्यम से क्या कहा जा रहा है, यही क्वेश्चन में पूछ रहा है। कक्षा 5 में पर्यावरण की जो पुस्तक है, इसमें कहानी सपेरों कोई नामक पाठ दिया गया है, जिसमें सपेरों के जीवन के बारे में बताया गया है। सपेरे जंगल से जड़ी बूटी इकट्ठी करते हैं, जिसे वो दवाइयाँ बनाते हैं। और सपेरे जो होते हैं यह बीन बजाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो सूखी लौकी का। तो इन्हीं कथनों के माध्यम से क्या सूचित किया जा रहा है? ऑप्शन है पौधे, मनुष्य और जानवरों के अंतर संबंध को, पौधों, मनुष्य और जानवरों की अनुन्यासिकता को, पौधों, मनुष्य और जानवरों के परस्पर निर्भरता को, या फिर पर्यावरण अध्ययन का एकीकृत दृष्टिकोण को। तो इसमें से कौन कौन सा ऑप्शन राइट होगा? फ्रेंड्स, यहाँ कोड का चयन करना है, तो देखते हैं नीचे। यहाँ ऑप्शन देख रखे हैं कि A, B, C तीनों सही है, A, C, D तीनों सही है, केवल B और D सही है, या फिर केवल A और D सही है। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर A, B और C, ये तीनों ही सही है। पहला ऑप्शन राइट है। देखते हैं A, B और C कौन सा कथन दिया गया है। तो यहाँ ए में कहा गया है कि पौधों, मनुष्य और जानवरों के अंतर संबंध के बारे में बताया गया है इस पाठ में, यानी कि कहानी सपेरों की जो पाठ है इसमें पौधों, मनुष्य और जानवरों के बीच क्या संबंध है उसे बताया गया है। पौधों, मनुष्य और जानवरों की अन्योन्याश्रितता पर बात की गई है, यानी कि पौधे, मनुष्य और जानवर ये तीनों ही जो होते हैं एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक दूसरे की आवश्यकता इनकी एक दूसरे से पूरी होती रहती है। तो ये अन्योन्याश्रित संबंध होता है पौधे, मनुष्य और जानवरों में। और तीसरा कथन दे रहा है कि पौधे, मनुष्य और जानवरों की परस्पर निर्भरता, ये भी कथन बिल्कुल सही है। पौधे, मनुष्य और जानवर तीनों ही एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, अपनी आवश्यकता को एक दूसरे के माध्यम से पूरी करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर A, B और C ये तीनों ही कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 5वीं के पर्यावरण अध्ययन पाठ चखने से पचने तक में यह बताया गया है कि कुछ चीज़ें चखने के बाद झुम्पा बोली CCC, सोचो उसने क्या खाया होगा। लेखक इसे निम्नलिखित में से किससे संबंधित करने का प्रयास कर रहा है? तो 5वीं कक्षा की जो पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक है, इसमें पाठ दिया गया है चखने से पचने तक। उसी पाठ का कुछ अंश है जिसमें कुछ चीज़ें चखने के बाद झुम्पा नामक लड़की जो है, जो कि बोली CCC, तो उसने क्या खाया होगा कि ऐसा शब्द उसने निकाला। ऑप्शन है बच्चे के अनुभव के बारे में बताया गया है,
इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि लेखक इसे निम्नलिखित में से किससे संबंधित करने का प्रयास कर रहा है। तो बच्चों के अनुभव को, संवेदी अन्वेषण को, कल्पना को, या फिर खाद्य पदार्थों के विभिन्न स्वाद को। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ जो राइट ऑप्शन है यह बच्चों के अनुभव के बारे में बात की गई है। इस पाठ में लेखक बच्चों के अनुभव से संबंधित करने का प्रयास कर रहा है, चखने से पचने तक पाठ में, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 राइट है। फ्रेंड्स, आप सभी को ये सेशन पसंद आ रहे होंगे तो चैनल को अधिक से अधिक शेयर भी करें अपने दोस्तों में। इससे पहले हमने सीडीपी का वीडियो बना दिया है, हिंदी के भी पेडागोजी के क्वेश्चंस करा दिए हैं। उन्हें देखना चाहते हैं तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में क्रियाकलाप पद्धति संबंधित है। तो पर्यावरण अध्ययन में क्रियाकलाप पद्धति किससे संबंधित है। ऑप्शन है अमूर्त प्रत्ययों को कंठस्थ करने से, विद्यार्थियों के अधिगम के सभी तीनों आयामों को शामिल करने से, संवेदीगामक अनुभवों द्वारा प्रत्ययों को समझने से, या फिर शिक्षण के लिए विषय वस्तु पर आधारित पद्धति के प्रयोग से। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है। बी और सी राइट कथन है, यानी कि विद्यार्थियों के अधिगम के सभी तीनों आयामों को शामिल करने से और संवेदीगामक अनुभवों द्वारा प्रत्ययों को समझने से पर्यावरण अध्ययन में क्रियाकलाप पद्धति संबंधित है, इन्हीं दोनों के माध्यम से, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। मंजरी के घर बर्तन मांजने वाली उषा शनिवार को नहीं आई। दादाजी ने कहा यह इस महीने में तीसरी बार है जब उसने बिना बताए छुट्टी ली है। हमें इस छुट्टी के लिए उसे दिए जाने वाले पैसों में से पैसा काटना पड़ेगा। ये बात दादाजी ने कहा। मंजरी को उषा के लिए बुरा लग रहा था। वह अपने परिवार को सहारा देने के लिए काम कर रही थी और स्कूल भी नहीं जाती थी। तो मंजरी ने दादाजी से कहा कि वे ऐसा ना करें। मंजरी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पाठ्यचर्या उपेक्षा प्रदर्शित की जा रही है। तो यहाँ मंजरी द्वारा कौन सी पाठ्यचर्या की उपेक्षा प्रदर्शित की जा रही है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है, पहला है कि नज़दीकी पर्यावरण के बारे में जागरूकता, दूसरा है नज़दीकी पर्यावरण के मानव संसाधन के प्रति संवेदनशीलता का विकास, तीसरा है न्याय और मानवीय गरिमा के सम्मान से संबंधित मुद्दा उठाना, या फिर नज़दीकी परिवेश के साथ अंतःक्रिया द्वारा अवलोकन कौशल का विकास। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन राइट है। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन है यह है ऑप्शन नंबर 3, न्याय और मानवीय गरिमा के सम्मान से संबंधित मुद्दा इस पाठ में उठाया गया है, यानी कि मंजरी ने जो पाठ्यचर्या की उपेक्षा की जा रही है मंजरी के द्वारा, यह न्याय और मानवीय गरिमा से संबंधित मुद्दा है। ऑप्शन नंबर 3 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन का एकीकृत दृष्टिकोण विषयगत उपागम को निम्नलिखित में से किस कारण से प्रस्तुत करता है। तो पर्यावरण अध्ययन का एकीकृत दृष्टिकोण विषयगत उपागम को किस कारक के कारण प्रस्तुत करता है। ऑप्शन है, एक जुड़ी हुई और परस्पर संबंधित समझ के लिए, बालक के व्यक्तित्व के विकास के लिए, विषयों की पारस्परिक सीमाओं से परे जाने के लिए, या फिर बालक के चिंतन कौशल को प्रारंभ करने के लिए। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 है। यह एक जुड़ी हुई है और परस्पर संबंधित समझ के लिए पर्यावरण अध्ययन का एकीकृत दृष्टिकोण इस कारण को प्रस्तुत कर रहा है। ऑप्शन नंबर 1 राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के अधिगम में सह पाठ्यचर्या गतिविधियों के महत्व को किसके द्वारा प्रमाणित किया जाता है। तो पर्यावरण अध्ययन का जो अधिगम है इसमें सह पाठ्यचर्या गतिविधियों को क्यों महत्व दिया जा रहा है। ऑप्शन है, खेलकूद की प्रतियोगिताओं का आयोजन करके, सार्वजनिक बोलचाल भाषण की गतिविधियों को प्रोत्साहित करके, तीसरा है मनोरंजक फिल्में बनाकर, या फिर विद्यार्थियों को विविध प्रकार के व्यवसायों के लिए तैयार करके। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के अधिगम में सह पाठ्यचर्या गतिविधियों के महत्व को सार्वजनिक बोलचाल भाषण की गतिविधियों को प्रोत्साहित करके बढ़ाया जा सकता है। बच्चे एक दूसरे के माध्यम से, संचार के माध्यम से सीखते हैं और गतिविधियों के माध्यम से भी सीखते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है फ्रेंड्स। आनंद की मम्मी उसके घर के मंदिर में भगवान के सामने प्लेट में प्रसाद में तुलसी पत्ता रखकर चढ़ाती है। वह इस कक्षा में अध्यापक को बताता है। अध्यापक इस अनुभव का प्रयोग पौधों के अध्ययन के समग्र एकीकृत वैज्ञानिक एवं सामाजिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए सोचते हैं। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अनुभव प्रभावी होगा। तो आनंद नाम का एक बच्चा है जिसकी मम्मी घर के मंदिर में भगवान को पूजा करती है, तो भगवान के सामने प्लेट में प्रसाद के रूप में तुलसी का पत्ता रखती है। तो आनंद जो है यह अपनी कक्षा में अध्यापक को इस बात को बता रहा है। तो अध्यापक इस अनुभव का प्रयोग एकीकृत वैज्ञानिक सामाजिक दृष्टिकोण में किस प्रकार से प्रस्तुत करेगा। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस है, विद्यार्थियों को तुलसी पत्तों के औषधीय गुणों तथा उन त्योहारों के बारे में बताएं जिससे तुलसी पौधा संबंधित है और उससे तुलसी विवाह, जैसे कि तुलसी विवाह के बारे में। दूसरा है, विद्यार्थियों से समूह परियोजनाओं में कार्य कर विभिन्न पौधों की पत्तियों का अन्वेषण करके
उनके सामाजिक एवं वैज्ञानिक महत्व को खोजने को कहें, या फिर पत्तों तथा उनके सामाजिक एवं वैज्ञानिक महत्व को प्रस्तुत करने हेतु वीडियो प्रस्तुतिकरण प्रदर्शित करें। चौथा ऑप्शन है विद्यार्थियों को बगीचे के क्षेत्र भ्रमण में ले जाएं और विभिन्न पत्तियों के उपयोग पर चर्चा करें। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन होता है यह ऑप्शन नंबर 2 है। विद्यार्थियों में समूह परियोजनाओं में कार्य कर विभिन्न प्रकार की पौधों की पत्तियों का अन्वेषण कर के उनके सामाजिक एवं वैज्ञानिक महत्व को खोजने को कहें, तभी विद्यार्थी सही ढंग से सीखेंगे और गतिविधियों के माध्यम से सीखेंगे। ऑप्शन नंबर 2 राइट है यहाँ पे। फ्रेंड्स देख रहे हैं ना कितने लंबे लंबे क्वेश्चंस दे रहे हैं आजकल सीटेड में, और इनके ऑप्शंस भी लंबे लंबे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप लोग पढ़ने का प्रयास जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कक्षा तीसरी की विद्यार्थी तरनजीत अपने शिक्षक से पूछती है डैडी के दाढ़ी मूछ क्यों हैं जबकि मम्मी के नहीं है। मम्मी सिर पर बिंदी क्यों लगाती है, हाथ में चूड़ी क्यों पहनती है जबकि डैडी ऐसा नहीं करते हैं। यह द्वितीयक लैंगिक लक्षण एवं जेंडर की बात कह रही है। तो इसका जवाब देने का सही तरीका क्या होगा। कक्षा तीसरी की विद्यार्थी है तरनजीत, जो कि अपने शिक्षक से पूछती है कि डैडी के दाढ़ी मूछ क्यों हैं और मम्मी के क्यों नहीं है दाढ़ी मूछ, जबकि उसकी मम्मी सिर पर बिंदी और हाथ में चूड़ी क्यों पहनती है और उसके डैडी ऐसा नहीं पहनते हैं, तो वह क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो यह द्वितीयक लैंगिक लक्षण के बारे में जेंडर की बात कर रही है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, उसके अनुसार से शिक्षक को कौन सा उत्तर देने का तरीका सही होगा। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन है यह उम्र इस तरह से जटिल विषयों पर बात करने की नहीं है। दूसरा है विद्यार्थियों को विभिन्न जानवरों के नर व मादा अलग अलग कैसे दिखते हैं वह घर पर नर व मादा जेंडर की भूमिका विभिन्न भूमिकाओं पर परियोजना दें, या फिर द्वितीयक लैंगिक लक्षणों एवं लैंगिक भूमिकाओं पर वीडियो प्रस्तुतिकरण करें, या फिर चौथा ऑप्शन है विद्यार्थियों को समझना कि जेंडर एक सामाजिक निमित्त है जबकि लिंग जैविकी अवधारणा है। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। विद्यार्थियों को विभिन्न जानवरों के नर मादा अलग कैसे दिखते हैं वह घर पर नर व मादा जेंडर की विभिन्न भूमिकाओं की परियोजना दें, तभी विद्यार्थी सीखेंगे, उन पर चर्चा करेंगे, खोज के माध्यम से सीखेंगे कि पुरुष किस प्रकार से कार्य करते हैं, उनके हाव भाव, पहनने ओढ़ने का तरीका क्या है, उनकी बनावट कैसी है, या फिर महिलाओं की किस प्रकार से भूमिका निभाती हैं। तो पुरुष और महिलाएं नर मादा दोनों के बारे में विद्यार्थी खोज के माध्यम से परियोजना के माध्यम से सीखेंगे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर के बच्चों को भोजन का थीम पढ़ाने के लिए यात्रा का भ्रमण का उपयोग किया जा सकता है क्योंकि। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि प्राथमिक स्तर के बच्चों को भोजन का थीम पढ़ाने के लिए यात्रा या भ्रमण का उपयोग किया जा सकता है। तो यात्रा एवं भ्रमण का उपयोग क्यों किया जा सकता है। ऑप्शन है यह उन्हें खाद्य पदार्थों को उगाने की विभिन्न विधियों का अवलोकन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। दूसरा है उन्हें अपनी एकरस दिनचर्या से छूट मिल सकती है तथा वे आनंद मना सकते हैं। तीसरा है वे संतुलित आहार की भूमिका को समझ सकते हैं। या फिर चौथा है उन्हें प्रश्नों को नोट कर लेना चाहिए तथा घर वापस लौटने के बाद अपने माता पिता से प्रश्न पूछना चाहिए। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 1 है। उन्हें यह खाद्य पदार्थों को उगाने की विभिन्न विधियों का अवलोकन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यानी कि प्राथमिक स्तर के बच्चों को भोजन का थीम पढ़ाने के लिए यात्रा और भ्रमण का उपयोग किस प्रकार से किया जा सकता है। तो उन्हें खाद्य पदार्थों को उगाने की विभिन्न विधियों का यात्रा या भ्रमण कराकर उसका अवलोकन विद्यार्थियों को करा के उसके माध्यम से भोजन की थीम को पढ़ाया जा सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है गुलफाम कक्षा में सलाद निर्माण गतिविधि में भाग ले रहा था। प्याज काटते समय उसे महसूस हुआ कि उसकी आंख से पानी आ रहा है। उसने अपने शिक्षक से कहा अब मैं नाटक के इस दृश्य में रो सकता हूँ जिसमें मेरी घड़ी खो गई है। मेरे दृश्य से पहले स्टेज के पीछे मैं प्याज काट लूँगा। तो पर्यावरण अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा इससे संबंधित है। ऑप्शन है बालक को खोजी एवं व्यवहारिक गतिविधि में संलग्न करना, अवलोकन एवं निष्कर्ष द्वारा मनोगत्यात्मक कौशल का अर्जन करना, विभिन्न प्रकार के अनुभव और बुनियादी समझ ग्रहण करना, या फिर नज़दीकी परिवेश के मानवीय संसाधनों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। तो यहाँ राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, अवलोकन एवं निष्कर्ष द्वारा मनोगत्यात्मक कौशलों का अर्जन करना। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला क्वेश्चन है गीतिका ने उसके पापा से पूछा आप दादी को माँ क्यों कहते हैं जबकि पड़ोस की आंटी को आंटी कहती हैं। रिक्शे वाला उन्हें मौसी कहता है जबकि सब्जी वाला उन्हें ताई कहता है। तो क्या यह एक ही व्यक्ति नहीं है। गीतिका के पापा जो शिक्षक हैं यह सोचते हैं कि यह उनकी उप विषय संबंध पढ़ाने हेतु उपयुक्त सवाल है। निम्नलिखित में से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का कौन सा उद्देश्य इसे संबंधित है। तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन है कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच संबंधों की समझ, जीवंत अनुभवों और जीवन के सामाजिक पक्ष से उपजी समझ का विकास, या फिर बालक को जिज्ञासु बनाना। और चौथा ऑप्शन है प्राकृतिक पर्यावरण जिसमें लोग शामिल हो और संबंध में बालक की जिज्ञासा का पोषण करना। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा।
बालक जो यह जिज्ञासा प्रदर्शित कर रहा है इसे प्राकृतिक पर्यावरण जिसमें लोग शामिल होते हैं उसके संबंध में बालक की जिज्ञासा का पोषण करता है, यानी कि उसकी जिज्ञासाओं को शांत करने का प्रयास इस माध्यम से किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेहान लगातार छींके जा रहा था। अम्मा ने उसके लिए हल्दी, शहद, अजवाइन, नींबू, अदरक, काली मिर्च और तुलसी के पत्ते का उपयोग कर काढ़ा बनाया। अगले दिन वह स्वस्थ महसूस कर रहा था और वह स्कूल गया। उसने अम्मा से उसे काढ़ा बनाना सीखने के लिए कहा। इस गतिविधि से निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शामिल है? तो रेहान नामक जो लड़का है वो लगातार छींक रहा था। उसकी इस छींक को देखकर उसकी माँ ने उसे हल्दी, शहद, अजवाइन, नींबू, अदरक, काली मिर्च और तुलसी का पत्ता डालकर काढ़ा बनाकर उसे पिलाया और अगले ही दिन रेहान स्वस्थ हो गया। तो वह उस काढ़ा बनाने की विधि सीखना चाहता है अपनी माँ से। तो इस गतिविधि में उसे किस प्रकार का उद्देश्य का निर्माण हो रहा है? तो यहाँ जो ऑप्शन है देखते हैं। पहला है समझना, निर्माण करना, प्रयोग करना या फिर याद करना। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा। ए, बी, सी ये तीनों कथन सही है, यानी कि समझना, निर्माण करना और प्रयोग करना, इन तीनों गतिविधियों को बालक सीखना चाहता है। याद करना नहीं होगा, यहाँ याद नहीं कराना है बालकों को, बल्कि समझाकर निर्माण और प्रयोग के माध्यम से उसे सिखाना है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 राइट है। तो फ्रेंड्स यहाँ हमने पूरे 15 प्रश्नों को सॉल्व करा दिया है जो कि बाकी रह गए थे। तो आप सभी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप सभी को ये प्रश्न कैसे लगे और हमारा ये सेशन कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।